हेलीकॉप्टर गौचार में भोजन और पैरा ट्रूपरों के साथ उतारे गए हैं। मनीष तिवारी ने बताया कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में मोबाइल फोन के 739 टावर हैं, जिनमें 242 काम नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटों में सभी मोबाइल टावरों को वर्केबल बना दिया जाएगा और मोबाइल फोन के जरिए लोग अपने अपनों की खोज खबर ले पाएंगे। केदारनाथ में आई आपदा के बाद बचाव कार्यों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 विमान उत्तराखंड में भेज दिए हैं, जो शनिवार को आपदाग्रसित क्षेत्रों के दौरे के साथ ही आपदाग्रसित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जिससे कि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके, जबकि उत्तराखंड आ रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में बचाव कार्यों के लिए 2 विमान भेजे हैं। केदारनाथ में आई आपदा के बाद अब कई राज्यों में मदद के लिए हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आपदाग्रसित क्षेत्र का दौरा कर वहां के लोगों का हाल जानेंगे। मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मोदी शनिवार को आपदाग्रसित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जानकी चट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ, गुप्तकाशी, बद्रीनाथ समेत धारचूला का भी दौरा करेंगे। गुजरात सरकार की ओर से उत्तराखंड के आपदाग्रसित क्षेत्रों के लिए 2 विमान भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें कि एक 17 सीटर हेलीकॉप्टर और 135 सीटर चार्टर विमान होगा, जिसकी मदद से आपदाग्रसित इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। हरिद्वार में मां गंगा में जैसे जैसे जल का स्तर कम होता जा रहा है, वैसे ही लाशों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक 48 लाश मिल चुकी हैं। उत्तराखंड में भयंकर तबाही के बाद अब गंगा में जल स्तर कम होने लगा है। इसी के साथ पहाड़ों से बहकर आई लोगों के शव मिलने शुरू हो गए हैं। अब तक 48 शव को गंगा से निकाला जा चुका है। इन शवों को जिला चिकित्सालय हरिद्वार की मौजरी में रखा गया है। डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम करा दिया है। शवों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। लगभग अब जो हमने अभी तक रिकवर किया है, कुल 48 शव जो हैं लगभग इनको रिकवर किया गया है। इन शवों को हम लोग प्रॉपरली इनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, साथ साथ इनको मॉर्चरी में इसको सिक्योर कर रहे हैं और इनके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं और इनको जो भी इनका जो हुलिया बयान जो भी है इसको हम लोग फ्लैश कर रहे हैं नेबरिंग स्टेट्स में। जहां हरिद्वार के कप्तान राजीव स्वरूप ने 48 शव मिलने की बात कही है, वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी ने 16 शवों की पुष्टि की है। मौत के मुंह से बचकर आए 4 धाम यात्रियों को ऋषिकेश में नहीं मिल पा रही है सर छुपाने के लिए धर्मशालाएं। खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं यात्री। सरकार का दावा है कि दैवीय आपदा का सामना कर वापस लौटे यात्रियों के लिए ऋषिकेश में मुफ्त धर्मशालाओं का इंतजाम किया गया है, लेकिन स्थिति इसके उलट है। यहाँ धर्मशाला संचालकों द्वारा यात्रियों से जमकर लूट की जा रही है। अपनों को खोकर आए ये यात्री सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अपनों के खोने के गम में डूबे ये यात्री अब उत्तराखंड से काफी कड़वे अनुभव लेकर अपने घर को वापसी कर रहे हैं। दैवीय आपदा के लिए अति संवेदनशील नैनीताल शहर में अगर कोई दैवीय आपदा आती है तो आपदा एवं प्रबंधन विभाग राहत एवं बचाव कार्य के लिए नहीं है तैयार। देश के तमाम अग्रणी शोध संस्थान नैनीताल शहर को दैवीय आपदाओं के मद्देनजर बेहद संवेदनशील घोषित कर चुके हैं। बारिश अधिक हुई तो आपदा शहर पर कहर बनकर टूट सकती है, मगर नैनीताल का आपदा प्रबंधन विभाग इस बात से अनजान बना हुआ है। 40,000 से अधिक आबादी वाले इस शहर में दैवीय आपदा के बाद आपदा प्रबंधन के पास राहत एवं बचाव कार्य के लिए तहसील के अंदर महज 4 स्ट्रेचर, 4 हेलमेट, 4 कैरी बैग, 50 मीटर की 3 रस्सियां और एकमात्र सर्च लाइट मौजूद है। ऐसे में किसी अनहोनी के बाद नैनीताल शहर में राहत एवं बचाव कार्य राम भरोसे रहेगा। कुमाऊं मुख्यालय का अगर यह हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है बाकी जिलों में क्या हालात होंगे। उत्तराखंड हमेशा से आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील राज्य रहा है, लेकिन राज्य में आपदा ने जो कहर बरसाया है उसके लिए काफी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। जी हाँ, राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में अवैध खनन और बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण ने आपदाओं को न्योता दिया है और इसकी चेतावनी कैग की रिपोर्ट में भी दी जा चुकी है। उत्तराखंड राज्य बना था तो प्रदेश में परियोजनाओं के निर्माण की बाढ़ सी आ गई थी। वर्तमान में भी लगभग 500 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों कैग द्वारा एक रिपोर्ट उत्तराखंड विधानसभा को सौंपी गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्रों में जिस तरीके से परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है वो पर्यावरण के लिए बेहद खतरे का सबब बन गई है। इसके अलावा उत्तरकाशी और केदार घाटी में भी अवैध खनन पर भी कैग द्वारा चिंता जताई गई थी। वहीं मीटेरोलॉजिकल विभाग द्वारा भी राज्य को चेता दिया गया था कि उत्तरकाशी केदार घाटी के आसपास में
अवैध खनन से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा हुआ भी है। Uttarakhand has a point of view. I think we need to discuss it. We need to arrive at solution. However, as the Minister of Environment, I feel very strongly that it's an ecologically fragile zone and the eco-sensitive zone proposal needs to remain in place and not be removed. जी हाँ, उत्तराखंड में जिस तरीके की तबाही इस बार आई है उसने विकास के साथ साथ विनाश का भी किस तरीके से संगम होता है यह बता दिया है। हालांकि राज्य सरकार इस तरीके की बातों को सिरे से खारिज कर रही है। उनके अनुसार अगर नदियों में खनन नहीं किया जाएगा तो ऐसी जगहों पर आपदा का खतरा कहीं ज्यादा रहेगा। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद आज अमन और चैन का पैगाम देते हुए राजधानी लखनऊ में जुम्मे की नमाज के दौरान मुस्लिम भाइयों ने उत्तराखंड वासियों के लिए दुआ मांगी। उत्तराखंड में हुई तबाही को देखकर जहां पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज जुम्मे की नमाज के दौरान मुस्लिम भाइयों ने अमन और चैन का पैगाम देते हुए उत्तराखंड में हुई तबाही को लेकर उनके लिए दुआएं की। साथ ही वहां फंसे लोगों के लिए चैन और अमन की भी प्रार्थना की। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पहाड़ों पर आई आफत में जहां सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, वहीं हजारों लोग वहां अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो मौत को शिकस्त देकर वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी जिंदगी पर यकीन नहीं आ रहा। उत्तराखंड में हुई तबाही में जहां सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं हजारों लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। मौत और जिंदगी के बीच जद्दोजहद वहां अब भी जारी है। मौत और जिंदगी के बीच हुई इस जंग को जीतकर सरदार सत्येंद्र सिंह का परिवार गाजियाबाद लौटा है। सत्येंद्र सिंह अपनी पत्नी सर्वेश और बेटी प्रिया कौर के साथ हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन गोविंद घाट में ही फंस गए थे। वहां इन लोगों ने मौत को अपने सामने से गुजरते देखा। करीब 5 दिन बाद ये परिवार घर लौटा है। सत्येंद्र सिंह का परिवार सकुशल घर लौट आया है और ईश्वर से यही दुआ कर रहा है कि वहां फंसे तमाम लोग अपने घरों को सकुशल लौट जाएं। कुंडा हत्याकांड से जुड़े पॉलीग्राफी टेस्ट बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी 2 दिन तक जारी रहा। 2 दिन में राजा भैया से सीबीआई ने पूछे 200 सवाल। 10 घंटे तक चली पूछताछ और शुक्रवार शाम सवालों का सिलसिला रुक गया। बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला शुक्रवार शाम 5 बजे तक नियमित अंतरालों के साथ जारी रहा। राजा भैया की माने तो सीबीआई ने 200 सवाल कई सेट के साथ उनके सामने रखे और राजा भैया ने सभी सवालों से सच का सामना किया। राजा भैया की माने तो सीबीआई किसी राजनीतिक दबाव के तहत काम कर रही है, जिसका जवाब वो यूपी की जनता को जल्द ही दे देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें तो अखिलेश यादव की सरकार को उनका समर्थन जारी रहेगा और मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पर होगा कि वो मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होंगे या नहीं। 2 दिन तक चली इस जांच के नतीजे 2 हफ्तों के अंदर आ जाएंगे, जिसके बाद सीबीआई जांच की दशा और दिशा के साथ साथ राजा भैया का सियासी भविष्य भी तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तौकीर रजा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश क्या की, सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव नरम पड़ गए। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने तौकीर रजा की सभी मांगों को भी मान लिया है। इसके पहले भी तौकीर रजा ने मुलायम सिंह के सामने लाल बत्ती वापस करने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी गोद बिछाने में जुटे मुलायम सिंह यादव अब किसी को नाराज करना नहीं चाहते और यही वजह है कि अब मुलायम नरम पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल हाल ही में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के नेता तौकीर रजा को प्रदेश सरकार ने हथकरघा वस्त्र विभाग में सलाहकार का पद देते हुए राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले से ही तौकीर रजा ने मंत्री का पद छोड़ने को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया था। आज सपा के पार्टी ऑफिस पर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के दौरान तौकीर ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। तौकीर ने अपनी कई मांगों को लेकर इस्तीफे की पेशकश की थी। यही नहीं, तौकीर ने अपनी मांगों में कहा है कि प्रदेश में जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसकी जांच करवाई जाए और जो भी निर्दोष नौजवान जेल में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। मांग में ये भी कहा गया है कि पीसीएसजे की परीक्षा में उर्दू का पर्चा फिर से शामिल किया जाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तौकीर का इस्तीफा नामंजूर करते हुए कहा है कि अब दंगों की जांच करवाई जाएगी। दंगों की जांच और बाकी दूसरी चीजों के लिए अभी माननीय शिवपाल जी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तमाम चीजों का ऐलान होगा। इस मौके पर सपा नेता शिवपाल यादव ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी। खास बात ये भी है कि इस कमेटी की अध्यक्षता खुद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तौकीर रजा करेंगे।
ये कमेटी इन दंगों की जांच करेगी और जांच रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। कादीपुर कोतवाली अंतर्गत बीती रात हुई ठेकेदार जंग बहादुर सिंह उर्फ बेटू सिंह की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। हत्या का आरोप सत्ताधारी विधायक रामचंद्र चौधरी के बेटे अंगद चौधरी पर लगा है। विधायक के बेटे पर आरोप लगने से जहां पूरा पुलिस प्रशासन खड़बड़ा उठा है, वहीं सत्ता की हनक के चलते विधायक के बेटे को गिरफ्तार करने से पुलिस भी कतरा रही है। उधर परिजनों की माने तो परिजनों को लगातार विधायक के बेटे की तरफ से धमकी दी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि विधायक के बेटे ने धमकी दी है कि अगर उनका नाम FIR से नहीं निकाला गया तो वो उनको भी देख लेंगे। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने आज खीरी की धरती पर चुनावी हुंकार भरी। ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन में हजारों की भीड़ को देखकर गदगद हुए श्री मिश्र ने मौजूदा सरकार की कार्यशैली को जमकर कोसा। भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि ब्राह्मणों ने समाज को रास्ता दिखाने का काम किया है। इतिहास इसका साक्षी रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 9000 से ज्यादा मुकदमे अपहरण और महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार के दर्ज किए जा चुके हैं, जिसे खुद प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खान ने स्वीकार किया है। एक वर्ष में 5000 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस वाले भी यहाँ गोली से मारे जा रहे हैं। श्री मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ब्राह्मणों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। श्री मिश्र ने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज की हालत काफी दयनीय है, जिसके जिम्मेदार सपा, भाजपा और कांग्रेस है। बहरहाल राज्यसभा सांसद ने गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण देने की वकालत शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पर काबिज होने के बाद हाथी की चाल क्या होगी, ये समय के गर्भ में है। इलाहाबाद के बारा थाने के SO राजेंद्र द्विवेदी की हत्या के मामले में इलाहाबाद की पुलिस ने मुख्य 3 आरोपियों में से 2 की फोटो जारी की है। पुलिस के अनुसार SO की हत्या इन्हीं तीनों ने की थी। इलाहाबाद के बारा के SHO RP द्विवेदी की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले 3 आरोपियों की आखिरकार पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक अमित तिवारी, राजा और रवि मद्रासी नाम के खूंखार अपराधियों ने दरोगा की जघन हत्या को अंजाम दिया था। SSP इलाहाबाद ने इन तीनों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, जिसमें से अमित तिवारी उर्फ कल्लू और लौकुश उर्फ राजा की फोटो भी जारी की गई है। SSP मोहित अग्रवाल के मुताबिक तीनों खूंखार अपराधी हैं। इनकी तलाश में कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। हत्यारे हैं, उनके नाम स्पष्ट हो चुके हैं। अब जिन व्यक्तियों के नाम थानाध्यक्ष के मर्डर में आए हैं, उनकी गिरफ्तारी करना शेष रह गया है। इन सभी अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम कराया जा रहा है। SO की हत्या में शामिल 5 आरोपियों में से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कई टीमें गठित करके 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। गैंगस्टर एक्ट में बंद आरोपी को दिल्ली से लखनऊ पेशी पर लाया गया था। लौटते वक्त तो आरोपी के कहने पर उसके रिश्तेदारों द्वारा मंगाया गया खाने को दिल्ली पुलिस के जवानों ने खाया। उसके बाद से वो बेहोश हो गए और आरोपी रफूचक्कर हो गया। गैंगस्टर एक्ट में बंद मुलजिम सौरभ शर्मा को दिल्ली पुलिस के 6 जवान, जिसमें एक SSI भी शामिल था, उसे लेकर ADJ कोर्ट में पेशी पर लेकर आए थे। पेशी से वापस दिल्ली लौटते वक्त 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास से मुलजिम सौरभ शर्मा ने पुलिस कर्मियों को खाना खिलाने की पेशकश की, जिसके बाद सभी दिल्ली पुलिस के जवान आरोपी के परिचित का मंगाया खाना खाया, जिसमें उसने नशीली दवा मिला रखी थी। खाना खाते ही सभी जवान बेहोश हो गए और आरोपी सौरभ शर्मा मौके से फरार हो गया। बेहोशी और गंभीर हालत में पुलिस कर्मियों को GRP और स्थानीय पुलिस कर्मियों की मदद से बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल यूपी पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि दिल्ली पुलिस के जवानों को पहले ही लिखित रूप से बता दिया गया था कि आरोपी बेहद शातिर किस्म का है और इससे पहले भी पेशी पर आते और जाते वक्त भागने का प्रयास कर चुका है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के जवानों ने लापरवाही बरती। पेट के हसनापुर क्षेत्र में एक कार ने 2 पुलिस कर्मियों को रोककर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जहां सभी अधिकारियों ने दोनों शहीद पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन मेरठ में श्रद्धांजलि देते हुए इनके शव को कंधा दिया और साथ ही साथ उनकी आर्थिक मदद भी की।
आपको बता दें कि मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के हस्तिनापुर और मवाना बॉर्डर पर जयप्रकाश और राजवीर नाम के 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, जहां रात को दोनों चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक सफारी कार सवार अज्ञात लोगों ने दोनों सिपाहियों को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आज दिन निकलते ही मेरठ जोन के पुलिस अधिकारी व मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दोनों शहीद पुलिसकर्मी